चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखो हम बात करते हैं शेयर की। शेयर क्या होते हैं? जो शेयर्स आप खरीदते हैं ना एक्सचेंज पर, इन्हें हम कहते हैं इक्विटी शेयर। और इक्विटी शेयर को ना ऑर्डिनरी शेयर भी बोला जाता है। ये दोनों एक ही होते हैं। और दूसरे शेयर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है प्रेफरेंशियल शेयर। अब ये जो प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं ये समझाता हूँ, पर पहले बताता हूँ इक्विटी शेयर किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो जब भी किसी कंपनी में ना आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं जो लिस्टेड कंपनी है, अच्छा अनलिस्टेड भी है तब भी खरीद सकते हैं वैसे तो आप जब भी किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, तो आप कंपनी में क्या बन जाते हैं? ऑनर। तो ये जो इक्विटी शेयर है क्या रिप्रेजेंट राइट्स? अभी पहले मुझे सुन लो ना, फिर उसके बाद सवाल पूछना। तो आप क्या बन जाते हैं कंपनी में? ऑनर। तो इक्विटी शेयर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऑनरशिप। ठीक है, ऑनर को क्या मिलता है? लॉस और प्रॉफिट दोनों, प्रॉफिट भी और लॉस भी। ठीक है, अब मान लेते हैं आप सब कंपनी में ऑनर है। मान लेते हैं एक कंपनी है और उसमें मैंने आप सबको, मेरी एक कंपनी है उसमें मैंने सबको आपको क्या दे दिया? ऑर्डिनरी शेयर दे दिए। तो जितने प्रोपोर्शन में आप शेयर होल्ड करेंगे उतने प्रोपोर्शन में आपके पास ऑनरशिप भी रिप्रेजेंट होगी, राइट? अब यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि मैं अगर कंपनी में कोई भी मेजर डिसीजन ले रहा हूं तो क्या मुझे आपकी राय लेना जरूरी है या मैं ले सकता हूं राय? क्या मुझे राय लेनी चाहिए आपकी? लेनी चाहिए ना? तो इन सभी के पास ना वोटिंग राइट होता है। क्या होता है? वोटिंग राइट इसलिए होता है ताकि आप अपनी राय को कास्ट कर पाए। और ये वोट कैसे दोगे आप? मेल के थ्रू। ठीक है, अब मान लेते हैं कंपनी अगर बैंकरप्ट हो गई, खत्म हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, तो आपको पैसा मिलेगा क्या? अभी आपने पढ़ा लॉस प्रॉफिट दोनों आपका, तो एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी आपको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिलेगा, राइट? अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो नो मनी। ठीक है, ये सारी क्वालिटी किस में होती है? इक्विटी शेयर्स में। ठीक है, प्रेफरेंशियल शेयर्स को हम हाइब्रिड सिक्योरिटी बोलते हैं। हाइब्रिड का मतलब तो सबको पता है, जिसमें दो क्वालिटीज होती हैं, डेट और इक्विटी। डेट इक्विटी दोनों होता है इसमें, 50% डेट 50% इक्विटी। पता है ये डेट क्यों होता है? ताकि अगर कंपनी पैसा ना चुका पाए तो डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर ले। जैसे वोडाफोन आइडिया में आपने देखा ना, सरकार को पैसा ना देने की वजह से सरकार ने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया और क्या ले लिया? ऑनरशिप ले ली। इसीलिए ये कंपोनेंट नहीं होगा तो वो कन्वर्जन भी नहीं होगा। तो अब अगर आप ये खरीदते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स, तो आप कंपनी में ना क्रेडिटर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्रेडिटर। और क्रेडिटर को जो प्रॉफिट है वो फिक्स्ड होता है क्रेडिटर का, तो इनको वोटिंग राइट नहीं दिए जाते। पर कंपनी एक्ट 2014 में ना ये क्लॉज है, सॉरी कंपनी एक्ट 2013 में क्लॉज है कि अगर प्रमोटर चाहें तो वोटिंग राइट दे सकते हैं। कंडीशनल है, प्योरली कंडीशनल। और इंसॉल्वेंसी के टाइम पर इनको पैसा मिलता है एसेट्स को बेचने के बाद। कंपनी की जो एसेट्स हैं उनको बेचकर पहले पैसा किसका दिया जाता है? और बचता है तो किसको दिया जाएगा? ठीक है, बचेगा तो नहीं, इनको पहले दिया जाएगा, बचेगा तो उनको दिया जाएगा। और बताइए, यहां तक सब क्लियर है? अब देखो हम बात करेंगे सेकेंडरी मार्केट की। तो सेकेंडरी मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं वो समझेंगे। जो मेजर प्लेयर्स होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला सेबी। अब जैसे कि आप जानते हैं सेबी कौन है? स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है। देखो इसको अनऑफिशियली 1987 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, बट 1992 में जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, आप सबको याद होगा, तब इसको ज़्यादा पावर्स दी गई। ठीक है, सेबी का काम क्या है? आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, नए रूल्स को बनाना, चेंज करना, पुराने रूल्स को अमेंड करना, ये सारे काम कौन करता है? सेबी करता है। दूसरा जो प्लेयर है ये है एक्सचेंज। अब ये एक्सचेंज क्या है? प्लेटफॉर्म जहाँ पे सिक्योरिटी ट्रेड होती है।
अब ये जो एक्सचेंज होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं, मैं इसको डिफरेंट पेज पे समझाता हूँ। तो ये जो एक्सचेंज है ये दो तरह के हैं। पहला नेशनल, तो नेशनल एक्सचेंज हमारे पास कौन से हैं इक्विटी के लिए? BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसके अलावा 24 रीजनल एक्सचेंजेस भी हैं। रीजनल एक्सचेंजेस बिलोंग टू स्टेट्स, ठीक है। तो रीजनल जो है जैसे दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज हो गया, लुधियाना, अहमदाबाद, इस तरह से जो स्टेट से बिलोंग करते हैं वो रीजनल एक्सचेंजेस हैं, ठीक है। अब यहाँ तो ट्रेडिंग होती नहीं है आजकल नॉर्मली। अब आपके पास अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जो घर पे बैठ के आपको फैसिलिटेट करते हैं कि आप वहीं पे अपने लैपटॉप से ट्रेड डाल लो, तो आपको ज़रूरत है इनकी? नहीं है ना। पर पहले क्या होता था, आज से तकरीबन 30 साल पहले, 30 साल तो ज़्यादा हो गया, 25 साल पहले फिजिकल फॉर्म में ट्रेडिंग होती थी, पेपर फॉर्म में ट्रेडिंग होती थी। जो शेयर्स होते थे ना फिजिकली ट्रेड होते थे। तो अब ये तो मुंबई में, अब दिल्ली में बैठा हुआ इंसान रोज ट्रेडिंग करने के लिए मुंबई थोड़ी जाएगा। तो सरकार ने क्या किया था, हर स्टेट में एक एक्सचेंज बना दिया था जहां पर ये ट्रेडिंग होती थी। तो आप यहाँ पर जाते थे दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में, दिल्ली में रहने वाले लोग वहाँ पे ब्रोकर को ढूंढकर शेयर्स को खरीदी बेची करते थे, ठीक है। तो ये तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज के टाइम पे तो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं, आपको पता है, और ट्रेड की जाती हैं, ठीक है। हाँ, रिंग ट्रेडिंग बोलते थे उसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो BSE है ना, अब ये BSE एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में एस्टैब्लिश हुआ था, राइट। और ये जो NSE है ना, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1992 में। देखो NSE में 2100 प्लस कंपनीज जो है ना वो लिस्टेड हैं, ठीक है। और BSE में 5500 प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं। अब कुछ कंपनियां दोनों में टोटल हैं, तो नेट दोनों में मान लेते हैं 7000 प्लस कंपनीज पूरे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। आज के दिन में NSE इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कैप ज़्यादा है। यहाँ पे छोटी कंपनियां भी बहुत हैं, पर यहाँ पर बड़ी कंपनियां ज़्यादा हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? यहाँ तक कोई डाउट है पूछ लो, अभी समझाऊंगा, वो आगे समझाऊंगा। मार्केट कैप हो गया कंपनी का साइज, ठीक है। मार्केट में आज उसका साइज कितना बड़ा है, 2 लाख करोड़ है, 5 लाख करोड़ है, उसे कहते हैं मार्केट। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ वर्थ। आ रहा है समझ में? ठीक है, आगे चले। अब देखो ये 7000 कंपनियां लिस्टेड हैं मार्केट में, तो ये 7000 को डेली बेसिस पर तो आप ट्रैक नहीं कर पाओगे ना, कर पाओगे क्या? कोई शॉर्टकट तरीका? कैसे? सेंसेक्स, ठीक है। तो अब देखो 7000 कंपनियों को ट्रैक करने का एक तरीका बताता हूँ। अब ये किसी ना किसी सेक्टर से तो बिलोंग करती होंगी ना। हमारे यहाँ पे कितने सारे सेक्टर हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे IT सेक्टर है, बैंक है, ऑटो है, हाँ जी, पावर सेक्टर है, एनर्जी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, और फार्मा है। ये सारे सेक्टर है ना, मेजर सेक्टर्स हैं। तो आप ये मानो कि ये 7000 कंपनियां ना किसी सेक्टर से बिलोंग करती हैं। जैसे IT कंपनी है तो IT से कुछ मान लेते हैं 300 कंपनियां होंगी जो बिलोंग करती होंगी, ठीक है। इनमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट मान लेते हैं 15 कंपनी है, ठीक है। बेस्ट 15 कंपनीज मान लेते हैं IT कंपनीज। अब इसको मैंने इंडेक्स का नाम दे दिया IT इंडेक्स। तो ये IT इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? IT कंपनी की बेस्ट कंपनियों को, ठीक है। अब IT में तो 300 कंपनियां हैं, 300 कंपनियों को भी डेली बेसिस पर कैसे ट्रैक करोगे? कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, मुश्किल काम है। अब IT कंपनी का ये जो इंडेक्स है ना, आपको बता रहा है कि आज के दिन IT कंपनियों की परफॉर्मेंस कैसी है। एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं IT इंडेक्स आज चल रहा है 37,000 पर, जिसमें नेट जो चेंज है इसमें 500 प्लस चेंज है, यानी 500 पॉइंट का नेट चेंज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज IT कंपनियां कैसी कर रही हैं? अच्छा कर रही है ना। तो आज IT के शेयर खरीद के पैसा बन जाएगा, ये एक सेंस मिल गया आपको, मिल गया ना। इसी तरह से अगर बैंकिंग इंडेक्स अच्छा कर रहा है तो इसका मतलब है आज बैंक में पैसा बन सकता है खरीदने पर अगर मान लेते हैं बैंकिंग आज नीचे है 500 पॉइंट, तो क्या बैंकिंग में आज खरीद कर पैसा बनेगा? ये काम एक आसान हो गया ना आपको, क्योंकि 7000 कंपनियों को रिसर्च नहीं कर पाओगे, आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो शॉर्टकट तरीका क्या है कि इनके मेजर इंडेक्स को देख लो। तो इनको कहते हैं सेक्टर इंडेक्स। क्या कहते हैं?
सेक्टर इंडेक्स कहते हैं इनको। तो हर मेजर सेक्टर के लिए एनएससी पर एक इंडेक्स होता है जिसको ट्रैक करके आप ये देख सकते हो कि आज कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है और कौन सा सेक्टर बुरा कर रहा है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? तो सेक्टर इंडेक्स क्या होता है आपको पता चल गया। इसी तरह से ना एक मार्केट इंडेक्स होता है, यानी कि जो एनएससी है, एनएससी में ये 2100 में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट शेयर्स जो है ना उनकी एक लिस्ट है 50 शेयर्स की, जिसे हम कहते हैं निफ्टी 50। ठीक है, तो ये एक इंडेक्स है। और इसी तरह से जो बीएससी है ना, बीएससी में 30 कंपनीज से मिलकर, यानी 5500 में 30 कंपनी से मिलकर एक इंडेक्स बना है जिसे कहते हैं सेंसेक्स। तो ये जो निफ्टी 50 है और ये जो 30 सेंसेक्स है, यानी सेंसेक्स 30, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? मार्केट इंडेक्स, जो पूरी मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान के चलो, जब भी आप देखते हो, कोई भी न्यूज़ देखते हो, तो उस पे एंकर क्या बोलती है कि आज निफ्टी इतना नीचे गया, इतना ऊपर गया, सेंसेक्स इतना नीचे गया, इतना ऊपर गया। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये दोनों इंडेक्स ना मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों ऊपर जा रहे हैं तो मार्केट अच्छा कर रही है, दोनों नीचे जा रहे हैं तो मार्केट बुरा कर रही है। ये एक कॉमन सेंस आपको मिल जाता है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? और ये जो कंपनी है ना, दोनों में कॉमन है, सिर्फ 6-7 कंपनियां इसमें अलग है। ठीक है, हाँ जी बोलिए। एक मैंने सुना था एक ऐसा होता है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स करके कुछ, वो और इंडेक्स है, उसको भी आप जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज से बना हुआ एक इंडेक्स है, तो वो उसी तरह से जैसे सेक्टर इंडेक्स है उसी तरह से वो इंडेक्स है, पर वो मेजर इंडेक्स नहीं है। मेजर इंडेक्स नहीं है। एक सवाल और है, ये जो निफ्टी के प्राइस आता है जैसे 24,200 चल रहा है सपोज पेयर में, तो एक क्यूमुलेटिव प्राइस है सारे इक्विटी के शेयर्स और के प्राइस का। दोबारा बोलिए सर। जैसे निफ्टी 24,200 है सपोज की आज की डेट में, तो जो निफ्टी 50 का भी प्राइस आ रहा है अभी, अगर आप पोर्टल खोलेंगे या अपना डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो उसमें जो ये प्राइस है 24,200, ये कैसे डिसाइड करता है कि 24,000 निफ्टी है तो वो कैसे? सेंसेक्स 80,000 पहुंच गया, 70,000 पहुंच गया, तो कैसे है? समझ गया। देखो बेसिकली क्या होता है ना कि हर एक जितनी भी कंपनियां निफ्टी 50 में है ना, उन सबको एक वेटेज अलॉटमेंट होती है, वेटेज। अब मान लो कि जो मैक्सिमम कंपनी है, अगर वो आज के दिन में पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रही हैं, ठीक है, तो निफ्टी की वैल्यू क्या होगी? आज पॉजिटिव होगी। और मैक्सिमम कंपनी अगर नेगेटिव ट्रेंड में काम कर रही हैं तो निफ्टी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। यानी कि हर शेयर के हिसाब से जितनी ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ शेयर जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसी से तय होती है निफ्टी और सेंसेक्स की वेटेज। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं रिलायंस, HDFC, TCS, इन्फोसिस, ITC, HUL, ये टॉप मोस्ट कंपनियां हैं निफ्टी की। अब ये कंपनियां अगर 3-3% ऊपर चली जाएं, ठीक है, और बाकी की छोटी कंपनियां 1-1% नीचे चली जाएं, तो ज्यादा वेटेज जिन कंपनियों की वो किस में ट्रैक कर रही हैं? ट्रेंड कर रही हैं पॉजिटिव। तो निफ्टी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। हरी बात समझ में? तो इस तरह से ना इसकी वैल्यू तय की जाती है। तो हम बात करते हैं ब्रोकर की, राइट। जो तीसरा इंपॉर्टेंट प्लेयर है ना मार्केट में, उसका नाम है ब्रोकर। अभी आपने क्या पढ़ा एक्सचेंज के बारे में? मैंने आपको बताया। तो एक्सचेंज क्या? एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे सिक्योरिटी ट्रेड की जाती है, राइट। अब ये सिक्योरिटी को ट्रेड करने के लिए ना आपको एक मीडियोकर की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं ब्रोकर, ठीक है। ये ब्रोकर कौन है? सबसे पहले तो ये समझ लो, ये जो एक्सचेंज है ना, ये बहुत सारे ना सबको मेंबरशिप देता है ये, और इसकी जो मेंबरशिप होती है वो पेड होती है, ठीक है, पर सेगमेंट के हिसाब से। अब वो मेंबरशिप लेने वाला इंसान है ब्रोकर, तो ब्रोकर इसका ऑथराइज मेंबर बन गया। तो अब ये ब्रोकर को अलाउ करता है कि आप अपने क्लाइंट्स के डीमेट अकाउंट खोलो, ठीक है, क्लाइंट के डीमेट खोलो। डीमेट वो अकाउंट होता है जहां पर आप शेयर्स को खरीदते हैं, और डीमेट कम ट्रेडिंग अकाउंट खोले जाते हैं आजकल। तो ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिसमें आप खरीदी बेची दोनों कर सकते हैं। तो ये क्लाइंट के बिहाफ पर क्या कर रहा है? ब्रोकर क्या कर रहा है? क्लाइंट के डीमेट अकाउंट ओपन कर रहा है, और डीमेट अकाउंट में ये जो क्लाइंट है क्या कर रहा है? ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है। अब ये जो ट्रेडिंग करता है ना, इससे ब्रोकरेज जनरेट होती है। अब आप कुछ चार्जेस देते हो ना, तो ये जो ब्रोकरेज होती है किसकी कमाई है? ब्रोकर की कमाई है। तो ब्रोकर कैसे कमाता है? ब्रोकरेज से कमाता है, ठीक है। तो अब ये जो ब्रोकर है, इसके बिना आप कैसे काम करोगे? एक्सचेंज को अवेल ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है? ऑथराइज मेंबर है किसका? एक्सचेंज का। और इसका काम होता है डीमेट अकाउंट ओपन करना, क्लाइंटों को ये प्लेटफॉर्म देना, और ये प्लेटफॉर्म के बाद जो क्लाइंट होते हैं वो ट्रेडिंग करते हैं और इसको कमीशन देते हैं,
ठीक है। तो इस तरह से ब्रोकर की कमाई होती है। आ रहा है समझ में? और उसके बाद हर साल की 1 लाख रुपए की AMC चार्ज भी लेता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।